हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर और ये वाला लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि इंपॉर्टेंस और फंक्शंस क्या होते हैं स्टैट्स के इकोनॉमिक्स में। तो अभी तक हमने स्टैट्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि स्टैट्स होता क्या है, उसकी स्टेजेस क्या हैं और उसका नेचर, उसका सब्जेक्ट मैटर, लिमिटेशंस, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब बात ये आती है कि स्टैट्स को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। खाली इकोनॉमिक्स पढ़ के हमारा काम नहीं चल रहा था, खाली माइक्रो पढ़ के हमारा काम नहीं चल पा रहा था कि जो हमको स्टैट्स भी पढ़नी पड़ रही है। तो यही चीज़ें आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स में स्टैट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, और क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्टैट्स के इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम समझेंगे कि क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस है स्टैट्स की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमने अभी तक पढ़ा है इकोनॉमिक्स पे हम पढ़ते क्या है बेसिकली कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं हम, उसके कॉजेज़ जानते हैं कि क्या क्या उसके कारण हैं, वो प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रही है, फिर हम उसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं, फिर हम उसके लिए सल्यूशंस निकालते हैं। तो जब हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं, हमारे पास कुछ डेटा भी तो होना चाहिए। जैसे कि अगर हम हमारी इकोनॉमी में देखें तो हमारी इकोनॉमी में मेजर प्रॉब्लम आपको क्या नज़र आती है, बहुत सारी है वैसे तो, पर फिर भी एक कोई इंपॉर्टेंट या मेजर प्रॉब्लम अगर बोले अगर कोई इंसान, सबसे पहले वो बोलेगा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हम उसको इन डेप्थ उसकी स्टडी कैसे करेंगे, उसके बारे में कैसे समझेंगे। हमारे पास डेटा भी तो होना चाहिए कि भाई इस एरिया में इंडिया की, मतलब जैसे इंडिया की इतनी % पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, या फिर इंडिया के इतने पार्ट में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, या फिर इस 10 साल पहले अनएम्प्लॉयमेंट इतना था अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो कुछ डिजिट्स होंगी ना, कुछ डेटा होगा, कुछ न्यूमेरिकल डेटा होगा, और वही जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों होती है, जिससे कि हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ सकें। और अच्छे से कैसे पढ़ सकेंगे, जब वो जो हमारा डेटा है वो क्वांटिटेटिव होगा। हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं डेटा के फॉर्म में, डिजिट्स के फॉर्म में, तभी हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस, कि इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस करने में स्टैट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब ये इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल ये दो वर्ड्स क्या हैं, देखो इंटरसेक्टोरल मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, जैसे होता है ना इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स के बीच में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मतलब अलग अलग स्कूल्स के बीच में। तो इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन मतलब अलग अलग सेक्टर्स का कंपैरिजन। कैसे, अगर जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट वाले एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, अगर हमें पता चल गया कि इंडिया में जैसे इतने सारे सेक्टर्स हैं, आपका हेल्थ केयर सेक्टर है, आपका टीचिंग वाला सेक्टर है, आपका एजुकेशन सेक्टर है, और आपका क्या कहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर अलग है, आपका सर्विस सेक्टर अलग है। तो हर सेक्टर में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें, जो हमारा सर्विस सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर जिसे हम बोलते हैं, उसमें सपोज 20% लोग अनएम्प्लॉयड हैं करेंटली। वहीं हम हेल्थ केयर सेक्टर में देखें तो सिर्फ 3% है अनएम्प्लॉयड करेंटली। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हेल्थ केयर सेक्टर में देखें तो आपका एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा स्कोप है, या फिर वहाँ ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो रही है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कम है। तो हम बहुत सारे सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन कर सकते हैं। समझ आया। अब इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन क्या होता है, इंटरटेम्पोरल मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम से दूसरे पीरियड ऑफ टाइम के बीच में जितना आपका मैग्नीट्यूड में चेंज आया है वो हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं अगर 2010 में देखें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था, मैं कोई ऐसी रैंडम डिजिट बोल रही, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था 2010 में सपोज वो 15% था, और अभी जाके हम देखें 2022 में यानी कि 12 साल बाद वो कितना हो गया, लेटेस्ट से 19%, तो 4% का उसमें इंक्रीमेंट हो गया अनएम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। तो अब इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक पीरियड ऑफ टाइम के डेटा को दूसरे पीरियड ऑफ टाइम के डेटा से कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि आज अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ आप ले लो, जैसे कि कोई एक रजिस्टर ले लो, कोई एक बेसिक सा रजिस्टर, वो पहले 20 रुपये का आता था। अब वही रजिस्टर पहले 20 रुपये का जो आता था 5-6 साल पहले, अब 5-6 साल बाद उसका रेट 20 से मान लो 25 हो गया। तो हम कंपेयर कर सकते हैं प्राइसेस में, आपके मतलब किसी भी तरह के न्यूमेरिकल डेटा में। और न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। तो इसीलिए ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है वो कंपैरिजन में हेल्प करता है। एक तो हम अलग अलग सेक्टर्स के बीच में कंपेयर कर सकते हैं और अलग अलग टाइम पीरियड में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि हमने कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा इस एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, हमने कंपेयर कर लिया या जो भी कर लिया, हमने बहुत सारे डेटा को स्टडी करके देखा कि इस एरिया में कोई भी XYZ आपका एरिया है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे के कॉजेज़ जानेंगे, उसके क्या क्या कारण है, किस वजह से आपका अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, उसके इफेक्ट्स जानेंगे कि अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की वजह से हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमें पता चला कि किसी भी कमोडिटी, जैसे डव सोप है, हमने देखा कि अच्छा अभी के टाइम पे करेंटली डव सोप की जो डिमांड है ना वो कम हो गई है। तो हम उसके पीछे के कॉजेज़ जानेंगे कि भाई क्या ऐसे कारण हो सकते हैं। या तो हो सकता है उसका प्राइस कम हो, प्राइस ज़्यादा हो गया हो, या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, मतलब अब डव अपनी अच्छी ओरिजिनल क्वालिटी में सोप नहीं बेच रहा है, या फिर जो बाकी उसके अलग अलग साबुन आते हैं, जैसे आपका लक्स है, आपका संतूर है, उनके प्राइसेस कम हो गए, इसीलिए भी हो सकता है डव की डिमांड जो है वो कम हो गई हो। तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। तो हम कॉजेज़ पता करेंगे किसकी वजह से, स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करके, स्टैटिस्टिकल डेटा को रीड करके, ठीक है। अब जब हमको कॉजेज़ पता चल गए तो हम क्या करेंगे, उन कॉजेज़ को डायग्नोस करेंगे, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट देखेंगे। जब आपको कोई बीमारी पता चलती है तो आप क्या करते हो, उसका इलाज करते हो ना, डायग्नोस करते हो। तो हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ये सब भी हम किसी वजह से करेंगे, किस बेसिस पर कर सकते हैं, जब हमारे पास प्रॉपर डेटा हो, न्यूमेरिकल डेटा। और न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, अगेन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इसलिए भी बहुत हेल्पफुल है कि वो किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप पता करवाता है हमको, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। अब इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक थ्योरी देखो क्या होती है, ये एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप होता है। जैसे आपके पास अलग अलग चीज़ का डेटा है, ठीक है, बहुत सारे किसी भी एक चीज़ की अलग अलग एस्पेक्ट्स का डेटा है, तो आप उस डेटा के बीच में एक रिलेशनशिप बनाओ और उस रिलेशनशिप के बेसिस पे आप एक थ्योरी बना, एक मतलब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दो, उसी को हम इकोनॉमिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एक सटल एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपने थ्योरी ऑफ डिमांड तो पढ़ी है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है, हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की अलग अलग डिमांड का वो ले लेते हैं डेटा, और उस डिमांड के करस्पॉन्डिंग अलग अलग प्राइस क्या है उसका डेटा ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन दोनों डेटा के बीच में, वो जो डिफरेंट डेटा सेट्स हैं हमारे पास, उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, और वो जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है उसी को हमने थ्योरी बना दिया है। तो क्या है, रिलेशनशिप क्या इस्टेब्लिश हुआ कि भाई प्राइस अगर ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है, और प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। ये एक रिलेशनशिप ही तो है, और इसी रिलेशनशिप को हमने क्या बना दिया है, थ्योरी बना दिया है। क्या थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो क्या होता है, इकोनॉमिक थ्योरीज को हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं और इकोनॉमिक मॉडल्स को भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं, किसी भी इकोनॉमी के वर्किंग के पीछे ना कुछ मॉडल्स होते हैं। मतलब जैसे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, अगर वो किसी मतलब इस तरीके से वर्क कर रही है, किसी पर्टिकुलर तरीके से वर्क कर रही है, तो उसके पीछे एक मॉडल होगा। तो बहुत सारे बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने पहले मॉडल्स दिए थे, जैसे आपका क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है, आपका हेरोडोमर मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, पर अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, डोंट वरी, वो आपके ग्रेजुएशन या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगे जाके आप पढ़ोगे। तो अभी के लिए आपको ये क्या समझना है कि इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स को फॉर्मुलेट करने में क्या हेल्प करता है, आपका स्टैटिस्टिकल डेटा, जिससे कि क्या होगा, आपकी इकोनॉमी अच्छे से वर्क करेगी और आपके लिए जो गवर्नमेंट है और अच्छी आपके लिए पॉलिसीज़ लेकर के आएगी, अच्छी स्कीम्स लेकर के आएगी। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं,
हैं स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्ट कर सकते हैं हम। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। जैसे कि भविष्यवाणी मतलब ये नहीं कि भाई कल सूरज यहाँ से उगेगा, कल चंद्रमा नहीं निकलेगा, कल रात नहीं होगी, ये वाली भविष्यवाणी नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। जैसे कि हम अभी के करंट सिनेरियो को देख करके, करंट जो हमारे पास डेटा है आज के सिनेरियो का और पास्ट में जो सिनेरियो रहा है उसका जो डेटा है, उनसे कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं और आगे के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आगे का फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे जाकर ऐसे ऐसे इवेंट्स होंगे, चाहे वो इवेंट्स अच्छे हों या बुरे हों, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली आप देखो तो जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं ना, कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास। उन्होंने अभी आई गेस 1 महीने पुरानी न्यूज़ है, उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया है, क्या फोरकास्ट किया है कि जो इंडिया है वो क्या है? वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक है आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन वाला जो फेज़ था, कोविड वाला जो फेज़ था, उसके बाद देखो सारी इकोनॉमीज़ पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है ना, मतलब सारी इकोनॉमीज़ का लेवल थोड़ा डाउन हो गया है। तो जैसे जैसे वो रिकवर कर रही है सारी इकोनॉमीज़, तो कोई धीरे धीरे रिकवर कर रही है, कोई तेज़ स्पीड से रिकवर कर रही हैं। तो जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि जो क्या कहते हैं हमारी इकोनॉमी है, इंडिया जो है वो दुनिया की जितनी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें से एक है। और साथ ही साथ फिर भी मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से तो है, फिर भी उसको पिछली वाली अपनी पोजीशन में आने में, दोबारा रिकवर करने में 30 साल अभी भी लगेंगे। तो ये जो उन्होंने प्रिडिक्शन की है, ये जो फोरकास्ट किया है, ये किस बेस पर किया है? ऐसे ही तो कर नहीं दिया होगा कि उनके मन में आया कि 30 साल लगेंगे और उन्होंने बोल दिया, नहीं। उन्होंने प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डेटा को स्टडी किया होगा कि अभी इन 2 सालों में कोविड के बाद से भी क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम्स और आ सकती हैं, पिछले टाइम में क्या प्रॉब्लम थी, अभी क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें देख करके उन्होंने फोरकास्ट किया है। तो प्रॉब्लम्स को पढ़ने के लिए क्या उनको ज़रूरत पड़ी होगी? स्टैटिस्टिकल डेटा की। सारा उन्होंने डेटा देखा होगा कि अच्छा अभी करंट देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, पावर्टी इतनी है, एजुकेशन सेक्टर की हालत ऐसी है, या फिर जो भी है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, तभी उन्होंने फोरकास्ट किया। तो इसीलिए इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में क्या हेल्पफुल होता है? हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बिना इकोनॉमिक फोरकास्ट हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। जब हमारी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है तो उसका जो बेस होता है वो पूरी तरीके से स्टैटिस्टिक्स ही होता है। जैसे कि आप देखो हर साल क्या होता है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं? बजट निकालते हैं, ठीक है। हर नए साल का, हर फाइनेंशियल ईयर का बजट आता है अलग अलग। तो जब वो बजट लेकर के आते हैं, हर बजट में आप देखो कोई ना कोई चेंजेस होते हैं कि इस प्रोडक्ट का टैक्स इतना बढ़ गया, इस पे इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, इस पे टैक्स कम हो गया है, इसका टैक्स रेट इतना है, अगर आपकी जो इनकम इतनी है तो अब आपको इतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर किसी चीज़ के प्राइसेस कम ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे जो थोड़े गरीब लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर के आते हैं, अलग अलग स्कीम्स लेकर के आते हैं कि भाई आप इतना पैसे जमा करो आपको इतना मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए अलग स्कीम्स होती हैं। तो वो कहाँ से लेकर के आते हैं? वो प्रॉपर स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा की कि हमारी इकोनॉमी को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। वो देखते हैं कि अच्छा एम्प्लॉयमेंट इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, पावर्टी इतनी है, गरीब लोग इतने हैं, अमीर लोग इतने हैं, जो सोशल इक्वालिटी है वो है या नहीं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो जो स्टडी करते हैं थ्रू स्टैटिस्टिक्स, थ्रू स्टैटिस्टिकल डेटा या न्यूमेरिकल डेटा। तो जो स्टैट्स होता है वो हमारी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ होती हैं, स्कीम्स होती हैं, उनको भी फॉर्मुलेट करने में अपना एक वाइटल रोल प्ले करता है, राइट। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक बैलेंस स्टेट होती है ना, हमने पढ़ा है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है हमने, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है। तो जो इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होती है किसी कंज्यूमर के लिए, वो क्या होती है कि उसको ना अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो अटेन कर ले। और प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट उसको मिल जाए। तो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही, मतलब स्टैटिस्टिकल स्टडी के थ्रू ही जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ फंडामेंटल्स बना देते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बना देते हैं कि अच्छा अगर कंज्यूमर्स ऐसे ऐसे करेंगे तो उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, अगर प्रोड्यूसर्स ऐसे ऐसे करेंगे तो उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में कि कंज्यूमर अगर ऐसी चीज़ें खरीदेगा या वैसी चीज़ें खरीदेगा, इस तरीके से चूज़ करेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज़ होगा। इसी तरह हमने प्रोड्यूसर का भी पढ़ा है। तो ये किस बेसिस पर बनाते हैं, किस बेसिस पर ये मॉडल्स या फिर ये क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम वाली पॉलिसीज़ बनाते हैं? सिर्फ स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पर। तो स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता है
वो हमारा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम अटेन करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। किसी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम अगर उसको अटेन करना है कि मतलब सारी चीज़ें बैलेंस्ड वे में रहें, कंज्यूमर्स का भी प्रॉफिट, उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो भी मैक्सिमाइज हो जाए, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, सब खुश रहें, सब बढ़िया रहे। तो इसीलिए क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अभी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, इसमें हमने सब में यही पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स क्यों हेल्पफुल है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपके पास क्वेश्चन देखो इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड, या फिर व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, या फिर आपको देखने को मिल सकता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर आपकी नीड पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स, उसकी नीड क्या है, उसका रेलिवेंस क्या है। ठीक है, या फिर उसके क्या कहते हैं फंक्शंस क्या हैं, क्यों हेल्पफुल है, किस तरीके से हेल्पफुल है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो अगर आपको इस तरीके कुछ भी वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं तो आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स चेप देने हैं। ठीक है, मतलब आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखो, एक एक वर्ड रख लो, एक एक वर्ड याद रख लो कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में हेल्पफुल होता है, इंटरसेक्टोरल, इंटरटेम्पोरल, कॉज एंड इफेक्ट, और इकोनॉमिक थियरीज एंड मॉडल्स, फोरकास्टिंग, पॉलिसीज़, इक्विलिब्रियम। तो आप एक एक वर्ड लर्न रख लो, आपको सारी पूरी लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है। एक वर्ड लर्न कर लिया तो आपको पूरी लाइन अपने आप आ जाएगी, आप सारी चीज़ें अपने आप समझा करके बना करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं, और इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर भी एंड होता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और इस लेक्चर का एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है, डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर ही सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कजिन्स के साथ, और उनसे कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।